जी। आप लगातार एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर, क्योंकि ये आम मतलब जनता को ये नहीं पता होता। और यही होता है कि एक कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भूमि खरीदते जहां पर पेड़ होते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं ये मेरी निजी नाप भूमि है। पहाड़ों में भी ये देखा गया, और ऐसी जगहों पे जहां पर बड़े लेवल पे ये चीजें हो रही हैं। हमें सूचना मिली है नरेंद्र नगर के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही हुआ है। वो यहां पर हुआ कि एक ऑर्डर की आप लगातार वीडियोस बना रहे हैं, और वो शायद ये भी है कि आम जनता तक जब वो पहुंचेगी, आम जनता तक जब वो मैसेज पहुंचेगा, तो शायद बहुत लोग आवाज उठा पाएंगे। वो ऑर्डर के बारे में बताइएगा, और डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है उसके बारे में भी, और कैसे यहां पर डीम्ड फॉरेस्ट है अगर ये निजी नाप भूमि भी है तो। बिल्कुल, सरकार जो है अपने वन विभाग के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, कह रही है निजी भूमि है। अब संरक्षित और असंरक्षित पेड़ों के बारे में भी बात करी जा रही है। ऐसी बातों को भूल जाइए। आप सबको अगर कुछ याद करना है तो वो 1996 के 12 दिसंबर के टीएन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ऑर्डर, जजमेंट, और उस जजमेंट में टीएन गोदावर्मन जो केरल के थे, किसी राज परिवार के, उनकी जमीनों को जब वन विभाग उस पे अर्बनाइजेशन करने की कोशिश कर रहा था, वे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि जो जंगल है, जब सरकार कहती है 2 हेक्टेयर की भूमि या 10 हेक्टेयर की भूमि जंगल मानी जाएगी, नहीं, उन्होंने कहा कि डिक्शनरी में जो जंगल का मतलब दिया गया है आप वो मानेंगे। यानी कि कहीं पे भी आपको जंगल जैसा कुछ दिख रहा है तो वो जंगल ही होगा। लेकिन इसके लिए बार बार 1996 से अब तक कहा जा रहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए, और 4 मार्च 2025 को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य को कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाइए और पारदर्शिता के साथ लोगों से पूछे कौन सी डीम्ड फॉरेस्ट है, कौन सी जंगल है, उनको डीम्ड फॉरेस्ट की लिस्ट में डाले। चाहे वो ग्राम समाज की हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट हो, नोटिफाइड हो, निजी लैंड हो, जैसे ये लैंड अगर ये किसी निजी व्यक्ति की भी है तो भी ये डीम्ड फॉरेस्ट है, क्योंकि इसका प्रारूप बाकी जंगलों जैसा है। कहीं पे झाड़ी हो, जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ में 6 जगह ऐसे 6 जिले जहां पर झाड़ियां उगती हैं, मगर सरकार वहां पर अर्बन डेवलपमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि उसको भी डीम्ड फॉरेस्ट माना गया, मतलब फॉरेस्ट के जैसा। और फॉरेस्ट जो कहा जाता है आपके डिक्शनरी में, इसलिए पूरे उत्तराखंड में अगर मैं आपको बताऊं तो हर ओर केवल और केवल डीम्ड फॉरेस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। उत्तराखंड में अगर आप मसूरी में जाए, बहुत पास की बात करती हूँ वहां पे, क्योंकि हमारी कुछ जमीनें थी, तो मैं अपने पिताजी से जब पूछती थी कि ये खाला है, आप कह रहे हैं ये भी आपका, ये भी आपका, तो वो कहते थे हाँ, इसमें जो घर बना हुआ है केवल वहां पे कंस्ट्रक्शन हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, और बाकी खाले वाले आपकी निजी भूमि हो सकती है, मगर ये जंगल की डेफिनेशन में आते हैं, इसलिए एक भी पेड़ यहाँ नहीं काटा जा सकता। पूरे उत्तराखंड की जनता का आह्वान करना चाहती हूँ कि अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपके वन बचेंगे, किसी की भी भूमि क्यों ना हो, पेड़ काटना मना है, ये डीम्ड फॉरेस्ट है। लेकिन सरकार पारदर्शिता नहीं दिखा रही है। अब तक एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी है, और बनी है तो उसके बारे में जनता को नहीं पता है, तो इसके लिए इसका मतलब है कि हमें नहीं पता है। और डीम्ड फॉरेस्ट के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उन जगहों को चिन्हित करा जाए, जनता से पूछा जाए, ताकि हमारे डीम्ड फॉरेस्ट की लिस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए, ये जरूरी है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि वन किसे कहा जाता है, क्योंकि डेफिनेशन जब हम बोलते हैं कि लगातार लोग पूछते हैं कि आखिर वन क्या है, यही इसी की डेफिनेशन टीएन गोदावर्मन का जो केस है उसमें दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है सभी स्टेट्स को। पर सवाल यह है कि कोई भी, मैं अगर उत्तराखंड की बात करेंगे जहां पर जो अपने एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा दोहन किया जा रहा है, वहां पर ये कमेटी नहीं बन रही है, और लगातार सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है। यहाँ पर भी अभी एक सूचना का अधिकार में ये बताया गया कि संरक्षित वनों में, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं डीम्ड फॉरेस्ट की, संरक्षित वनों की कई भूमि पर अतिक्रमण हो गया है। कई जगहों पर लोगों ने पेड़ काटकर वहां पर घर बना लिए हैं। अब उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मिसेस रीनू पॉल का एक पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में है, और उच्च न्यायालय ने 2 बार उसमें स्टे दिया है, ये कहते हुए कि सरकार ने जो अपना ऑफिस ऑर्डर दिया था
कि वन भूमि कौन सी होगी, उसमें कैनोपी के बारे में, कैनोपी डेंसिटी और जो क्षेत्रीय प्रजातियां हैं उसकी 75% हो, कैनोपी डेंसिटी 60% हो, या वो नोटिफाइड हो, उनको जंगल माना जा रहा था। तो उस डेफिनेशन को नहीं माना गया और हाईकोर्ट ने स्टे करते हुए ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने टीएन गोदावर्मन वाले जजमेंट के हिसाब से डीम्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन को बताया है। तो अगर हमारे यहाँ इतना अर्बनाइजेशन हुआ है, विकास के नाम पर विनाश हुआ है, वो केवल और केवल इसी कारण से हुआ है कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी, हमारे डीम्ड फॉरेस्ट चिन्हित नहीं करे गए, उनकी लिस्ट नहीं बनाई गई और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। मगर मैं जानना चाहती हूं न केवल धामी जी से, केंद्र सरकार से, मैं जानना चाहती हूं भूपेंद्र यादव जी से, जो हमारे वन मंत्री हैं, उनके हाथ में हमारे एनवायरमेंट की भी बात है, क्योंकि केवल फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट नहीं, एनवायरमेंट का है। तो क्या उन्होंने हमारी सरकार से सवाल पूछे हैं? नहीं पूछे। जो बात सुबोध उनियाल जी ने कही है वो एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि आप कह रहे हैं जो प्रजाति संरक्षित है या जो नहीं है, जो निजी भूमि है, जो नहीं है, ये वन मंत्री बनने के लायक नहीं है। क्योंकि अगर इन्हें यह नहीं पता कि कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है तो हम जंगल कैसे बचाएंगे। मगर अगर उत्तराखंड की जनता को असलियत पता चल जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जंगलों को बचाने के लिए गौरा देवी की आत्मा हमारे अंदर घुसे और हमें पेड़ को पकड़ना पड़े। वो कर चुकी हैं वो काम, तो अब उस काम को आगे ले जाना है और कोर्ट जो कह रही है उस पर सरकार से कमिटी बनवानी है। हर जगह जंगल कट रहे हैं। आप नरेंद्र नगर की बात कर रहे हैं, रायपुर में एक आउटर रिंग रोड बनाने की कोशिश है जिसके कारण लोग अपनी अपनी निजी भूमि पर अब बाउंड्री वॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जंगल है तो वो जंगल थे, जंगल है और जंगल रहेंगे, स्वामित्व भले ही उनका हो। बिल्कुल। अब सवाल यही है, ये प्रश्न बहुत तेजी से सवाल कर रहे हैं लोग और वीआरएस को लेकर भी बहुत कम शब्दों में मैं ये भी पूछना चाहूंगा। वीआरएस को लेकर हमने छेत्री जी से भी कहा कि रातों रात वीआरएस ले लिया गया या वीआरएस और दे भी दिया गया, स्वीकृति भी हो गई 1 महीने पूर्व, ज्यादा समय नहीं था, 1 महीने पूर्व ही रिटायरमेंट से वीआरएस। और ये भी लगता है कि लोग कहते हैं प्रेशर था, लोग कहते हैं कि तरह तरह की बातें सोशल मीडिया में हो रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि धनंजय मोहन के बारे में कि वो ईमानदार अधिकारी थे, उन्होंने ये जो तमाम चीजें हो रही थी उसके लिए मना किया, शायद तब ये चीजें हुई। लोगों का कहना है कि शायद उन्होंने सब कुछ किया इसलिए उन्होंने वीआरएस लिया। बहुत तरीके की बातें, आप क्या कहेंगे? आप देखिए, दो चीजें हैं, एक आईएएस, एक आईपीएस और एक आईएफएस। अगर 3 अधिकारी हमारे यहाँ वीआरएस मांग रहे हैं और धनंजय जी के बारे में ये कहूंगी कि अगर 1-1.5 महीना रह गया था उनकी रिटायरमेंट को, तो वो वीआरएस के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं? उसमें भी तो 3 महीने का नोटिस होता है, उस 3 महीने का नोटिस तो वो वैसे ही पूरा नहीं होता अगर उनकी एज के हिसाब से वो रिटायर होते। और इतनी जल्दबाजी में उनको हटाकर अगर समीर सिन्हा जी को लाया गया है तो क्या इसमें कुछ ऐसा दबाव था कि वो कुछ क्लियरेंसेस चाहते थे जो धनंजय मोहन जी नहीं दे रहे थे, या कुछ ऐसा था जिसमें वो परेशान हो चुके थे सरकार से? ये तो साफ है, वरना इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं देता। पहले रचिता जोयाल, उसके पहले बीवीआरसी पुरुषोत्तम, उनके लिए कहा जा रहा है निजी कारण, यहाँ पे भी कहा जाएगा निजी कारण। मगर सवाल उठेंगे कि जंगल के बारे में, और उन्होंने हमसे डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में बात करी थी और डीम्ड फॉरेस्ट की बात अखबार में आई थी, उसी के बाद से ये कार्रवाई उन पर हुई है। तो सीधी बात है कि अब ये जो डीम्ड फॉरेस्ट की जो परतें हैं, जब से ये ऑर्डर बाहर आया है, जब से कुछ लोगों तक आपके वीडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से ये चीजें लोगों तक जा रही हैं, तो लोग अवेयर हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और ऐसी जगहों पर अगर कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा है तो वहां पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। तो अब वन विभाग से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो शायद जैसे आपने कहा कि क्लियरेंस नाम मिलने पर क्लियरेंस नहीं दे रहे थे, इसलिए प्रेशर बिल्ड हुआ, उसके बाद 1 महीने पूर्व ही वीआरएस ले लिया गया। तो आगे ये तो देखने वाली बात है कि क्या होगा। अब इस जमीन खलंगा को लेकर प्लांटेशन ड्राइव भी यहाँ पर जारी है, एक संदेश देने की कोशिश है और डीम्ड फॉरेस्ट की लड़ाई लगातार जारी रहेगी, ये सुजाता मैडम ने कहा है। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।